आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। तो गाइस मैं आपके लिए खंड ख केमिस्ट्री का लेकर आया हूँ। इससे पहले जो खंड ख था फिजिक्स का वो मैंने करा चुका था और मैंने वीडियोस की बना कर अपलोड भी कर चुकी है, वो मैंने कल करी थी। और आज मैं खंड ख बता रहा हूँ आपको, जो कि मेरा केमिस्ट्री का, यानी कि क्या है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आज तक अक्सर पूछे जाते हैं। तो खंड अगर आपने मेरी खंड क नहीं देखा तो आप सबसे पहले वो देखिए, उसके बाद आपको फिजिक्स का पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए सबसे पहले हम केमिस्ट्री का देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं कल करा चुका था, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा पेपर में। तब इसके भी जब क्वेश्चन क्या होता है, उसके भी मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुविकल्प होते हैं। खंड ख इसके भी बहुविकल्प होते हैं। दोनों में क्या होता है, अलग अलग बहुविकल्प होते हैं। तो तब निकिल चून की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब तब निकल, यानी कि जब हमारा निकिल गर्म चून की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये अपघटन अभिक्रिया। तो आज क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमारी योगात्मक अभिक्रिया। खैर देखो, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, यानी जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 0, 1, 7, 14। ये तो सबको पता है कितना होता है हमारा? 7 होता है। क्या देखो, C2H5HSO4 को मेथेन हाइड्रोक्साइड यानी कि मेथो हाइड्रोजन सल्फाइड को 160 सेल्सियस तथा 170 सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर बनता है। यानी कि जब हम C2H5HSO4 को 160 डिग्री से 170 सेल्सियस डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है बताना है? CH4, C2H6, C2H4, ये C2H5 इसको होल स्क्वायर O। तो क्या बनता है? इसको बनता है C2H4 बनता है। ये देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसमें हमारे क्या है, 3 मल्टीपल चॉइस। ये कितने नंबर के होते हैं? ये मेरे 1 नंबर के होते हैं। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे मेरे? सब क्वेश्चन मेरे 1 नंबर के होंगे। पर जो ये मेरा क्वेश्चन होता है कितने नंबर होता है? 2 नंबर का होता है। देखो 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। इसके क्या में यानी कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यानी नीचे उन्होंने पार्ट दिया है, इनके लिए मुझे क्या कहना है, समीकरण लिखनी। भाप के साथ आयरन, जब भाप को हम किसके साथ गर्म करें? आयरन के साथ करते हैं। 2 में क्या कहा? जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, जब हम जल H2O के साथ किसे करें? कैल्शियम C और पोटेशियम यानी के क्या करें? गर्म करें, तो क्या बनता है? तो देखिए पहले क्या है, उसने कहा था यदि हम भाप के साथ, भाप बोलते हैं, भाप जब भी थोड़ी पानी को भी बोलते हैं भाप, तो उसको बोलते हैं H2O। किसको गर्म करते हैं? आयरन को गर्म करते हैं। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। जब हम Fe को H2O के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 और प्लस में हमारा क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हमारी निकल जाती है। सेकंड देखिए, सेकंड में उसने क्या कहा था? सेकंड में उसने कहा था जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम को, जब हम जल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएं? कैल्शियम और पोटेशियम की। तो यानी कैल्शियम हो गया और किसके साथ, इसकी किससे करा दी हमने? H2O से कराई। तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, यानी CaOH का होल स्क्वायर प्लस H2। जो क्या बना हमारा क्वेश्चन? इसका ख पार्ट देखिए। ख पार्ट में क्या कहा उसने? के नाम बताइए। और ये भी हमारे कितने नंबर का? और ये भी हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसने कहा इनके नाम बताइए। 3 तत्वों जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि ऐसे 3 तत्व बताने हैं जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो? जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरे में क्या कहा? 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। यानी कितने तत्व होने चाहिए? 2 तत्व बताने ऐसे जिनके बाहरी कोश में कितने हो? 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्व जिनकी बाहरी कोश पूर्ण हो, यानी क्या है? भरी हुई हो पूरी। देखो सबसे पहला फिर एक क्या है? लिथियम है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या होता है? सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम के का कितना होता है? 19 होता है और इसके बाह्यतम कक्ष में कितने हैं? 1 है। तो उसने सिर्फ 3 तत्व हो गए जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तत्वों के नाम पूछे तो आप क्या बोल देंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये तीनों क्या है? एक ऐसे तत्व है जिनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे में कहा था ना 2 तत्व जिनके बाह्य सबसे ऐसे 2 तत्व बताने हैं जिसके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। एक तो बेरिलियम और एक क्या है? मैग्नीशियम। देखो इसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 देखिए C। तीसरे में क्या कहा था? 3 तत्व जिनकी बाह्य कोश पूर्ण हो, यानी कि क्या हो? भरी हुई हो। देखो हीलियम, नियोन और आर्गन, ये तीनों ही क्या है? देखो जिनकी बाह्यतम कोश कितनी है? पूर्ण भरी हुई है। इसके भी 2 हैं क्योंकि हमारी एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। 2 ही तो आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी कितने हैं? 2 है। तो ये मेरी क्या है? पूर्ण भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका घ पार्ट। में क्या कहा उसने? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वो वाली अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण, यानी कि जो किसी में नहीं मिल सकता, अविलेय लवण जो विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि जल से क्या होता है, अलग हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आपने तेल देखा है, तेल जब आप तेल को पानी में गिरते हो तो उसे मिलता नहीं, तो उसके क्या बोलते हैं, अविलेय बोलते हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं मिल सकता। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अविलेय लवण बनता है जो किसी चीज़ में मिलता ना हो और जो विलयन से अलग होगा वो। तो इसका उदाहरण क्या कहा तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, AgCl सिल्वर क्लोराइड बनता है। और सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, किसी चीज़ में अविलेय होता है, किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। क्वेश्चन 7 देखो, ये जो क्वेश्चन 7 होता है मेरे बड़े नंबर का होता है, ये मेरा 7 नंबर का होता है। उसने क्या कहा, ए लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है, यानी कि जो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, यानी तीनों ये ऐसे हैं जो किसके साथ गैस करती हैं, जल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन मुक्त करती है, हाइड्रोजन को छोड़ती हैं, रिलीज करती हैं। तो क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है, यानी कि इन तत्वों में कोई समानता है। हम पहले ए ही देखते हैं। देखो ए में क्या कहा उसने, हाँ इन सभी के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसने समानता पूछी थी तो कौन सा था वो, लिथियम सोडियम पोटेशियम। देखो आपने जो क्वेश्चन पीछे कराया ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है इसके, एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा देखो उसने कहा हीलियम एवं अक्रिय गैस है, अक्रियशील गैस है। हीलियम जो है अक्रियशील गैस है। जो हमारे एरोप्लेन देखो आपके जो पहिए होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भर जाती है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत ही हल्की होती है। हीलियम एक अक्रियशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। यानी कि जो नियोन होता है उसकी जो अभिक्रिया होती है उसकी अत्यंत क्या होती है, कम होती है। इनके परमाणु में कोई समानता है, इसमें भी उसने क्या पूछा मैंने कि इनमें भी कोई समानता है नहीं है। तो इसका आंसर देखो, इसका क्या है, हाँ इन दोनों के बाहरी कोश इनकी क्या होती है, पूर्ण होती है। यानी कि जो पहली कोश होती है क्या होती है, एक तो हीलियम होता है, एक नियोन होता है। गाइस देखो अभी बिल्कुल सेम हमने पहले क्वेश्चन कराया है, उसी पे बेस है। देखो ये क्वेश्चन 7 नंबर का है और वो क्वेश्चन 4 नंबर में था। तो हमारे जो 7 और 4 11 नंबर तो फ्री में बन गए ना। तो देखो कितने हैं, हाँ इन दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आप इन्हें एक बार पढ़कर याद कर जरूर जाना, आपको इसमें जरूर मिलेगा आंसर। और जो मैंने फिजिक्स वाले कराए हैं अपनी इससे पहली वीडियो में, वे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी देखें। उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ अपने। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये हमारा चैनल वैसे मैथ का है, NCERT मैथमेटिक्स क्लासेस है इसका नाम। और मैं क्या करता हूँ, NCERT मैथ क्लासेस, ये हमारे चैप्टर का क्या नाम है, ये हमारे जो चैनल है इसका नाम है। और गाइस मैं इस पर मैथ पढ़ाता हूँ। और ये तो कमेंट आ रही थी बच्चों की, तो इसीलिए मैं उसको क्या फिजिक्स भी बता रहा हूँ, थोड़ा केमिस्ट्री बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बल्कि इस पर मैं आपको जो मैथ का क्वेश्चन होगा इस पर मैं आपको मैथ तो संपूर्ण बताऊँगा, यानी कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। और इसके बारे में आपको इंग्लिश का और सामाजिक विज्ञान इनका भी सब कुछ चीज़ डालूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जिससे आप पूरी कोशिश करूँगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो उसका ख, इसका जो ख क्या था, ये तो इसका जो 7 था इसको तो इसमें बताते थे पहला और दूसरा क्या है। अब इसका ख पार्ट उसने कहा शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस के रंग को क्यों नहीं बदलती, यानी कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोराइड होती है वो शुष्क लिटमस के रंग को क्यों नहीं बदलती। इसका अर्थ क्या है, हम जानते हैं कि शुष्क दवाओं में अम्ल आयनित नहीं होते, यानी कि जो अम्ल होते हैं हमारी जो सूखी दवाई होती है ना, लिक्विड वाले जो सूखी दवाई होती है उसमें नहीं होते हैं, इसलिए H+ आयन भी नहीं देते हैं। और इसलिए क्या हुआ, H+ आयन भी नहीं देते, परिणाम स्वरूप वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करते। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पन्ने के रंग को नहीं बदलती। यानी कि जो हमारे दवाई होती है सूखी होती है उनमें अम्लीय आयन नहीं होते, उनमें जो होता है अम्ल होता है, इसीलिए वे H+ आयन भी नहीं देती। जो लिक्विड होते हैं वे H+ आयन देती हैं, परिणाम स्वरूप वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करती। तो जब उनमें अम्ल नहीं होगा तो वे अम्लीय गुण कहाँ से प्रदर्शित करेंगे, तो वे अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करेंगी, नहीं करती है। यही कारण है कि शुष्क हाइड्रोक्लोराइड गैस शुष्क लिटमसपन के रंग को क्या नहीं करता, बदलता नहीं है। क्योंकि मेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या था, कितना लगा था, 7 नंबर का था। और ये क्वेश्चन मेरा कितना नंबर का होता है, ये मेरा 7 नंबर का ही है। देखो भाई इसका क्या है, क्या सल्फर के 8 परमाणुओं में से सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। यानी कि जो सल्फर होता है हमारा ऐसा होता है, उसकी हमें परमाणु संरचना बतानी है।
तो क्या इसका उत्तर, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। ये जो सल्फर के 8 अणु होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसके रूप में, रिंग के फॉर्म में। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा मेरे टेढ़ा बने पर ये कैसे होगा, बिल्कुल गोल सर्कल होगा। तो कितने सल्फर थे, 8 का, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखो एक के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सल्फर हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 तो ऐसे होते हैं जो इसी सल्फर के साथ होते हैं, बस 4 ऐसे होते हैं जो दूसरे वाले के साथ क्या होते हैं, साझा कर रखते हैं। ऐसे क्या होंगे, मेरे 8 सल्फर होंगे, उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ मान चलिए कम 3 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 8 नंबर का है जो क्या है, इसका खैबी पार्ट है। देखो सिर्फ ये संरचना बनाई थी और 3 नंबर फ्री के थे। देखो 2 प्रबल अक्षरों के नाम बताओ, यानी कि जो प्रबल अक्षर है खैर के 2 प्रबल अक्षरों के नाम बताने। एक तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH, और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बस दो ही थे। मेथेन तथा एथिलीन के दहन की अभिक्रिया लिखी है। दहन बोलते हैं जलाने को, यानी कि जब मेथेन और एथिलीन के दहन की जब इनको जलाते हैं तो क्या बनता है, जब मेथेन और एथिलीन यानी कि CH4 को मेथेन को हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होता है, अलग निकल जाता है। तो CO2 और 2H2 क्या होता है, अलग निकल जाता है। दूसरा क्या है, C2H4 + 3O2, यानी कि जब हम मेथेन को किसके साथ, एथेन को अपने ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2, और बाहर क्या निकल जाता है, H2O। गैस में क्या करें, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर अब क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो H+ आयन है उसकी सांद्रता पर विलयन की, जब उसमें विलयन डालते हैं उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे H+ आयन का सांद्रण बढ़ता जाता है, विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है, यानी कि जैसे H+ आयन का सांद्रण बढ़ता जाएगा, जो हमारा विलयन है वो कैसे होता जाएगा, अम्लीय यानी खट्टा होता जाएगा। तो कोई हो गया। अब अथवा में आते हैं क्वेश्चन, ये तो मैं चाहे ये वाला करूँ जिसके पार्ट थे, ये फिर कौन सा करूँ, ये फिर ये वाला करूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे भी गए पेपर में। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर आग के निर्माण को समझाइए, यानी कि जब हम कठोर जल को साबुन से उपचारित करें तो उसमें क्या बनती है, आग के निर्माण को समझाइए। देखो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील लवण होते हैं, जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील लवण बनते हैं, जिसे स्कम या झाग कहते हैं। तो ये भाई ये आग नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा झाग है। मेरा क्या है, ये मेरा झाग है। उसने कहा कठोर जल को साबुन से अपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, यानी कि जो झाग बनता है उसके निर्माण को भी समझाना है। तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब घुलनशील लवण बनते हैं, जिसे स्कम या झाग कहते हैं। तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैल्शियम लवण हो गया C2+ और +2R हो गया। जब इसके साथ किसके साथ वर्क करेंगे, इसकी साबुन के साथ, COO साबुन का फॉर्मूला होता है। तो क्या बनता है मेरा, C≡ COO का होल स्क्वायर 2, और ये कितना होगा, Ca+ का 2Na। ये उसकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी बहुत ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले करा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में अंतर लिखिए, अंतर बताना है। पहले में क्या है, खनिज और अयस्क में, दूसरा निस्थापन और भर्जन में। सबसे पहले हम देखते हैं खनिज और अयस्क में। पहला क्या है, इसमें धातु की प्रतिशतता मात्रा कम होती है कुछ खनिजों को छोड़कर, यानी कि कुछ जो धातु होती है उनमें जो इसमें धातु की प्रतिशतता मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि इसमें ज़्यादा धातु मिक्स नहीं होती। यही सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशतता मात्रा पर्याप्त होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, पर्याप्त, जितनी उसे चाहिए उतनी इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। दूसरा क्या है, कुछ खनिजों में ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो धातु के निष्कर्षण में बाधा डालती हैं, यानी कि जब उनको खोजते हैं, यानी कि उनको कोई उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो उनको निष्कर्षण करने में क्या होता है, बाधा डालती हैं। अयस्कों में ऐसी किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, जो हमारे अयस्कोत्तर में क्या होती है, ऐसी अशुद्धि नहीं होती। दूसरा क्या था, निस्थापन और भर्जन। निस्थापन क्या था, निस्थापन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, इसको तो उच्च ताप पर गर्म करते हैं। और जो भर्जन है, भर्जन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा पर गर्म किया जाता है, इसको नियंत्रित मात्रा पर करते हैं, उसको किस पर करते हैं, अधिक मात्रा पर करते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है गाइस। तो गाइस मैं और भी ऐसे ही आपके लिए पेपर डालूंगा जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, आपको ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।